नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमारी इससे पहले वाली क्लास समाप्त हुई थी। तो बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास समाप्त हुई थी वो प्रकाश के गुण पर समाप्त हुई थी। आज हम वहीं से अपनी क्लास शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको अपना ये चैनल पसंद आए, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, आइए देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पर। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम ये जानेंगे जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश के गुण, ठीक, प्रकाश के गुण। तो बच्चों, इसमें हम ये जानेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं और कौन कौन इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे एग्जाम में आता है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले गुण की बात करें, तो पहली बात तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है, सरल सीधी रेखा में चलता है, ये हो गया। और अगर हम बात करें दूसरे की, प्रकाश को चलने के लिए, ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती, ये हो गया। और अगर हम बात करें तीसरे गुण की बात करें, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतनी बात बच्चों क्या समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे चलें, चौथा गुण इसका देखें। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर हम पांचवें गुण की बात करें, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम, या किसी बुक में आपको 3900 से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपको 7800 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा, 7800 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। क्या बच्चों, इतनी बात समझ में आई? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या किसी बुक में 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे
एक एंगस्ट्रॉम का मान भी आप यहीं पे जान लो। एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये होता है एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻⁻10 मीटर। तो आइए अगला जानते हैं, छठवां जानेंगे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकी तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है, यानी कि चलता है। ठीक है, तो बच्चों इन तीनों पर स्टार लगा लेना, ये हमारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों पर क्या लगा लेना? स्टार लगा लो। यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इन्हीं तीनों से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों प्रकाश का तो जो गुण होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। पहली बात तो, और अगर इसमें हम बात करें, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। और अगर बात करें, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर जाता है। और अगली बात करें तो प्रकाश है जो अपारदर्शी माध्यम में नहीं जा पाता, जैसे लकड़ी लोहा हो गया, इनमें नहीं गमन कर पाएगा। तो बच्चों प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। आपसे जैसे एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा कि प्रकाश के 5 गुण लिखिए, ऐसा बोलेगा, या फिर इन तीनों में से कोई दे देगा कि बताइए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या फिर आपसे पूछ लेगा दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक न एक रहता है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव में होता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें समझ में आई? तो अब हम चलेंगे अपनी अगली हेडिंग पर, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या भैया यहाँ पे समझेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या जानेंगे? प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे पहले कि परावर्तन होता क्या है, उसके बाद हम प्रकाश पे चलेंगे। जैसे बच्चों अगर एक उदाहरण हम ले कि आप एक गेंद लीजिए, क्या लीजिए? एक गेंद लीजिए और दीवार में यहीं से फेंक के मारिए। जाएगी गेंद, दीवार में टकराएगी, और टकराने के बाद आपके पास फिर आएगी, आप कैच कर लोगे। बात को समझना ज़रा। आपने गेंद फेंका, इसी माध्यम से फेंका और गेंद गई दीवार में टकराई, टकराने के बाद फिर आपके पास वापस आ गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। इसी तरह अगर प्रकाश जिस माध्यम में से आए और किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराए, टकराने के बाद फिर उसी ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो बच्चों आइए पहले परिभाषा क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों इसका अगर परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश, ठीक है बच्चों, परिभाषा देखते हुए चलना अच्छे से। जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद, कैसा बच्चा? टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, ठीक है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है या लौट जाती है? लौट आती है। प्रकाश के लौटने की
लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, क्या ये आपको परिभाषा समझ में आया? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसा अगर हम बात करें कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं, घर पे जो शीशा होता है छोटा वाला, वो लेके धूप में खड़े होके किसी आँखों में ऐसे प्रकाश करते हैं, वो जब बताओ वो आता है शीशे में टकराता है, टकराने के बाद फिर लौट के जाता है। इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ वीडियो हमने अपलोड किया, शॉर्ट में भी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। अब आइए जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, उस नियम को हम अच्छे से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर देखते हैं परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम पढ़ते हुए चलेंगे। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर। यहाँ पे आइए जानते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अगर कोई पूछ लिया कि बच्चों बताओ कि परावर्तन के कितने नियम हैं, क्या बताओगे? तो वहाँ पे हम यही बताएंगे परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। तो यहाँ पे कितने नियम हैं इसके? 2 नियम हैं। 2 नियम हैं, ठीक है? 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो यहाँ पे बच्चों पहले हम एक चित्र समझते हैं, फिर आगे चलेंगे, नियम को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। मान लो ये कोई पॉलिशदार सतह है, ठीक है? मान लेते हैं जैसे क्या है, शीशा है। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखो यहाँ पे ये हमारे पास दर्पण है। अगर इसको हम निकालेंगे, इस तरफ ये चिकना है बिल्कुल ना, इस तरफ का है चिकना है, और अगर इसको निकालेंगे तो इसके पीछे देखेंगे एक पॉलिश लगा रहता है, वही ये क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा बताओ, अगर इस पर धूप पड़ती है तो क्या इसमें से टकरा के वापस जाती है? बिल्कुल जाती है। तो यहाँ पे हम आइए देखते हैं, इसी को समझेंगे। मान लो ये प्रकाश किरण आई, ठीक? प्रकाश किरण क्या की? आई और इससे टकराई। ये जो चिकना हमारा पॉलिशदार सतह है, इससे टकराया, और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या करेगा? ये वापस लौट जाएगा। इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आने वाले को आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा के जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। इतनी बात क्या बच्चों सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो बिंदु है जहाँ पे ये टकरा रही है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे बच्चों 2 नियम होते हैं। दोनों नियमों को इसी से ही चित्र से हम समझेंगे। आइए प्रथम नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या देखते हैं? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपने आई होप कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या होता है? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। आइए परिभाषा यहाँ से क्लियर करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है? ये हमारा आपतन बिंदु है, और हम आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों? अभिलंब खींचते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, ठीक है? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे परिभाषा? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बच्चों पहला नियम समझ में आया? यहाँ पे हम देखें आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्या तीनों एक ही तल में या फिर बोलो एक ही बिंदु में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ से पहला नियम क्लियर हुआ। अब आइए द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम में क्या होता है? द्वितीय नियम को समझो बच्चों। द्वितीय नियम में क्या कहता है, ध्यान समझना। आपतन कोण आई, ठीक है, कौन? आपतन कोण आई। अब ये दिमाग मारा होगा कि सर यहाँ पे आपतन कोण कौन होता है? ध्यान से समझो। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और इसको हम किससे? आई से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, नहीं बच्चों सॉरी ये तो परावर्तित किरण हो गया, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। आपतन कोण आई सदैव, ठीक है, सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। किसके? परावर्तन कोण आर के। क्या इतनी बात समझ में आई? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आई कितना है? 30 डिग्री होगा तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कहने का मतलब जितना कोण आई रहेगा उतना ही कोण आर रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। तो बच्चों इसको याद रखना, ठीक। इसको क्या करना? याद रखना। इस पे से हमारा क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों अब यहाँ पे ये जो हमारा नियम मिला है इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करना और आंसर कमेंट करते हुए चलना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपतन कोण 32 डिग्री, सॉरी कितना ले लें? 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमें क्या बोल दिया कि आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण आर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यदि हमें अपना नियम याद है तो, फार्मूला याद है तो। आइए देखते हैं। ये समझना, ये हमारा चिकना पॉलिशदार सतह है, ये आपतित किरण और ये टकरा के गई परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और ये हमारा जो कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण आई बोलते हैं। और ये दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री दिया हुआ है आपतन कोण। क्या इतनी बात समझ में आई?
अब हमसे पूछ क्या रहा है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। कहने का मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कोण आर का मान क्या होगा। तो क्या हम जानते हैं कि अगर कोण आई बराबर हमें कितना दिया हुआ है 23 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा है, कोण आर का मान पूछ रहा है, तब हम जानते हैं कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई ठीक है, कोण आई का मान रखेंगे यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली लिख दे कोण आर का जो मान होगा वो भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कोण आई का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो कोण आर का भी मान कितना होगा 30 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो आइए फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको इसी क्वेश्चन में और घुमा के दे सकता है। आइए देखते हैं कैसे, देखते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा घुमा के, यदि आपतित किरण आपतित किरण पृष्ठ के साथ, किसके, पृष्ठ के साथ 46 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। इतनी बात क्या समझ में आई बच्चों, समझ में आए। क्वेश्चन में इस बार क्या दे दिया, यदि आपतित किरण पृष्ठ के साथ 46 डिग्री का कोण बनाए तब हमारा परावर्तन कोण क्या होगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हमें तो ये फार्मूला पता है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। अगर हमें आई पता चल जाए तो हम बोल देंगे कि आई के बराबर क्या होगा, कोण आर भी होगा। लेकिन इसमें हमें कहीं आपतन कोण नहीं दिया है, लेकिन हमें दे दिया क्या, पृष्ठ के साथ कोण बनाता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। मान लिए ये हमारा क्या है, चिकना पालिशदार सतह है, और ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि आपतित किरण किसके साथ, पृष्ठ के साथ, कितने डिग्री का, 46 डिग्री का। बताओ, ये हमारा पृष्ठ होता है, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है, इसके साथ ही कितने डिग्री कोण बना रहा है, 46 डिग्री का कोण बना रहा है। तब हमारे ये कोण आर का मान बताना है, तब हमारे ये कोण आर का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे जरा, अगर ये सीधी रेखा और ये इस पे क्या है, लंब है, तो क्या बच्चों यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर इसी में से हम ये किरण आपतित करा दें और ये परावर्तित करा दें, अब इसमें इतना हमारा जो 90 पूरा बन रहा था, 90 कितना बन रहा था, पूरा बन रहा था, इसमें से हमें बोल दिया कि ये हमारा 46 डिग्री है। अब ये बताओ, अगर पूरा 90 था, ये हमारा इतना 46 है, तो क्या हम 90 में से 46 को घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस कितना, 46। बात समझ में आए। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 44 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री, 44 डिग्री। क्या बच्चों समझ में आया बात। देखना यहाँ पे, देखो ये पूरा कोण जो अभिलंब से यहाँ तक का जो पूरा कोण बनेगा, कितना बनेगा, 90 बनेगा। 90 में से हमें कितना मिला है, 46 डिग्री मिला है। अगर इस पूरे में से इस 46 को हम घटा दें तो यही तो बचेगा। तो यहाँ पे जो कोण हमारा बन गया, ये कितना बन गया, 44 डिग्री बन गया। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आई बराबर हमारा कितना है, 44 डिग्री है। तब हम सूत्र जानते हैं, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो कोण आर भी कितना होगा, 44 डिग्री होगा। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें जो क्वेश्चन बनता है घुमा के इस टाइप का बनता है। तो बच्चों समझ में आया। तो आइए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम समझेंगे
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। आइए चलते हैं अब। तो बच्चों यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं, उस डाउट को हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए अब चलते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगली जो हमारी हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए देखते हैं कि समतल दर्पण से हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना ये हमारी हेडिंग होगी। बच्चों हेडिंग डालो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, क्या इसके गुण है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं पहले समतल दर्पण। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है। अब जो समतल दर्पण होता है इस पर जो समांतर प्रकाश किरण यदि आपतित होती है, अगर समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें कैसे आए, एक दूसरे के समांतर आती हैं, तो इस दर्पण से टकराने के बाद समांतर ही क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। बात समझ में आई। अब आइए जानते हैं इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला जानेंगे नियम, यहाँ पे जानेंगे समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। बात समझ में आई, बनता है। तो जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ये आभासी होता है और कैसा रहता है, सीधा रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे समतल दर्पण से, ठीक है, किससे, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसको आइए समझते हैं, ये क्या है। मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, समतल दर्पण है। अब इससे जितनी दूरी पर, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और इससे दर्पण से व्यक्ति के बीच की दूरी मान लेते हैं 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर, यहाँ से 2 मीटर पर है तो दर्पण से उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। 2 ही मीटर की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात क्या समझ में आई, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। तीसरा जानते हैं, यच ऊंचाई का मनुष्य, यच ऊंचाई का मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए
देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या बच्चों? ठीक, हाँ, कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। आइए इसको समझते हैं। मान लो ये कोई एक समतल दर्पण है और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं 4 फीट है। कितना है? 4 फीट है। बात समझ में आई? कितनी है? 4 फीट है। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फीट है। तो इस समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अब इसकी ये हाइट हो गई, h बराबर हो गया। तो आपने परिभाषा में क्या देखा कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब दर्पण की जो ऊंचाई होगी अगर 2 ही फीट होगी तभी ये अपने क्या करेगा? पूर्ण प्रतिबिंब देख लेगा। इसका मतलब ये होगा। इतनी बात क्या समझ में आई बच्चों? ध्यान से पढ़ते हुए चलना, अभी इसी पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा, समतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या बच्चों? फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इतनी बात समझ में आए बच्चों? जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ? ये हमारा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये वाला भी और ये वाला भी और ये। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे सभी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि हमारा बोर्ड एग्जाम में आने के लिए होता है। यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने आपका फार्मूला आ जाना चाहिए कि अभी हमने पढ़ा कि समतल दर्पण के सामने व्यक्ति जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लो ये क्या है? समतल दर्पण है और इसके सामने यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो समतल दर्पण से कितनी दूरी पर है? 25 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी ही दूरी पर बनेगा? 25 मीटर की दूरी पर बनेगा। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25 मीटर। बात समझ में आई क्या बच्चों? इतना बात आप सबको समझ में आई? आगे चलें? हाँ चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे अगला जो क्वेश्चन आपका है उसको देखना और आंसर बताना। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। चलो, एक व्यक्ति, क्वेश्चन को अच्छे से समझना और अच्छे से आंसर करना। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 12.5, ठीक है, 12.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति से, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, व्यक्ति से
प्रतिबिंब की दूरी बताइए। दूरी ज्ञात कीजिए या बताइए, बातें के ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए। चलो हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर? 12.5? नहीं, जो 12.5 बता रहे हूँ सबका आंसर गलत है। हमने इसीलिए बोला कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। हाँ ठीक, कितना होगा? हाँ कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। कैसे? देखो क्वेश्चन को अच्छे समझना। यहाँ भी क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? व्यक्ति, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 12.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, व्यक्ति से हमने कहाँ पूछ लिया, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये हमारा हो गया समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। इससे इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, कितनी दूरी पर? 12.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बात समझ में आई? अब ये बताओ, अगर 12.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो दर्पण से 12.5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। बात समझ में आई? यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर हम पूछते कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तब हमारा ये आंसर होता। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्यक्ति से, यहाँ से लेके यहाँ तक का 12.5, ये 12.5 ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई? ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ सब लोग बताते हुए चलना, ठीक है? चलो, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, सामने 6 फीट का, ठीक है, कितने? 6 फीट का एक व्यक्ति, हाँ पहले ही आंसर आने लगा, बहुत सही। कितने? 6 फीट का एक व्यक्ति खड़ा है, खड़ा है। इसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब, इसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? ऊंचाई क्या होनी चाहिए? बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चों। क्या होनी चाहिए? इस बार तो बहुत पहले ही आंसर आने लगा। ठीक है, कितना होना चाहिए? देखो हमने पढ़ा था कि आप बोल रहे हो कि हाँ सर जी, आपने क्या बोला कि H बराबर हम जानते हैं, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है, अगर वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई जो होनी चाहिए H/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति की हाइट है उसकी आधी रहेगी, तब भी वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। तो यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई बराबर जो हो जाए कितना होना चाहिए? H/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर देखें H का मान कितना है? 6 फीट है। 6 बटे में कितना? 2, 2×3 6, 3 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 फीट होना चाहिए। ये अपना क्या करेगा? पूर्ण प्रतिबिंब देख लेगा यदि दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है तो। बात समझ में आई बच्चों? यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आइए अब आपके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको उसको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक,
ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है। बात समझ में आई बच्चों? इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो बच्चों आज का आपकी क्लास यहीं तक। अब आपको अगली क्लास में मिलेंगे और हम इसके बाद देखेंगे जो हमारी अगली हेडिंग होगी। आपकी क्लास यहीं से ख़त्म हुई है तो यहीं से स्टार्ट होगी अगली वीडियो में। तो बच्चों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में।